नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रधानमंत्री और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। हमने प्रधानमंत्री की वेतन, शक्तियाँ, कार्यकाल, इनके बारे में डिस्कशन किया और किस तरीके से उसका नियुक्ति होती। आज हम उसी से संबंधित मंत्रिपरिषद, उप मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, इस तरह की छोटी छोटी शब्दावलियों पर ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि ये इधर का पूरा सिस्टम खत्म हो जाए। तो आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं उप प्रधानमंत्री की। हमने प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा की आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 में। हम देखते हैं उप प्रधानमंत्री के बारे में। उप प्रधानमंत्री कौन होता है? देखिए, हमने इसके बारे में चर्चा की थी। जब एक ही कद के दो व्यक्ति एक पार्टी में उपस्थित हों तो उसमें से एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री और दूसरे को उप प्रधानमंत्री समानता बना दिया जाता है। उप प्रधानमंत्री का जो पद है वो ना ही संविधान में है, ना संविधान में है, ना तो हम कहें कि संसद के किसी कानून में है, ना संसद के कानून में, ना ही नियमावली में। तो हम देखते हैं, ये वास्तविकता में हम देखते हैं कि ये परंपरा से विकसित हुआ है, परंपरा से विकसित। और ये कार्य क्या करता है? उप प्रधानमंत्री का कार्य होता है कि जब प्रधानमंत्री साहब उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके समस्त कार्यों का निर्वहन करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में जो प्रधानमंत्री के कार्य हैं वो प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वह यानी कि उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के समस्त दायित्वों का निर्वहन करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, इस पद का अभी तक 7 बार सृजन किया जा चुका है। उप प्रधानमंत्री पद का 7 बार सृजन किया जा चुका है। अब हमने पिछली क्लास में कहा था कि हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के बारे में देखेंगे। हमने देखा था कैबिनेट टर्म का जो यूज है वो आर्टिकल 352 में संविधान में हुआ था, उसको देखेंगे। और मंत्रिपरिषद का जो उपयोग आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 74 क्लॉज 1 में जो हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं। पहले दोनों को समझ लेते हैं है क्या, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट होती क्या है। हम बात करें मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल। ये होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और इसको हम बात करें तो ये कैबिनेट होती है। देखिए, दोनों में अंतर से ही इसकी परिभाषा निकल आएगी। हमने कहा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये एक बड़ी संस्था होती है, मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था होती है, बड़ी संस्था होती है। इसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं। सभी मंत्री शामिल होते हैं। जैसे हम बात करेंगे कि सभी कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री। इसके साथ साथ देखेंगे राज्य मंत्री या फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और उप मंत्री। ये सब के सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल होते हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल होते हैं। लेकिन जो कैबिनेट होती है या मंत्रिमंडल जो होती है वो एक छोटी संस्था होती है। मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था होती है, छोटी संस्था होती है जिसमें सामान्यतः
या जिसमें सामान्यतः कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। शामिल होते हैं। हम बात करेंगे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, जैसे कैबिनेट मंत्रिमंडल में कौन होगा? गृह मंत्री, जो मंत्रालय का प्रमुख होता है, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री इत्यादि। ये सब देखेंगे कि एक मंत्रालय के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इस तरीके से हम देखेंगे। इसे अब इन्हीं टर्म्स को और इलोबरेट करते हैं ताकि कंफ्यूजन न रहे। जो न्यूज़पेपर्स में समय समय पर राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ये टर्म का उपयोग होता है, वो कंफ्यूजन दूर हो जाए ताकि। तो हम अब देखते हैं इसमें से कैबिनेट मंत्री क्या होता है। तो कैबिनेट मंत्री की मैंने अभी बात की कि यह मंत्रालय का प्रमुख होता है, मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी उसमें अधिकार पूर्वक भाग लेगा। तो हम देखते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, हम देखेंगे ये मंत्रालय का प्रमुख होता है, मंत्रालय का प्रमुख होगा और मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग लेगा। हम देखेंगे एग्जाम्पल में हम बताएं होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सेट्रा। तो ये मंत्रालय के प्रमुख होते हैं और मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग लेते हैं। कैबिनेट मंत्री हो गया। हम इसी से संबंधित दूसरा टर्म देखते हैं, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कौन होता है? राज्य मंत्री जो होगा वो किसी मंत्रालय में एक या अधिक, राज्य मंत्री किसी मंत्रालय में एक या अधिक विभागों का प्रमुख होता है, विभागों का प्रमुख होता है। तो हम देखेंगे इस तरीके से कि जो राज्य मंत्री होगा, देखेंगे कि राज्य मंत्री स्वास्थ्य विभाग में बना दिया गया कि महिला विकास का जो मंत्रालय या विभाग है, महिला विकास मंत्रालय का जो एक डिपार्टमेंट है उसका एक राज्य मंत्री बना दिया गया। इस तरीके से ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जो एक या अधिक विभागों के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। विभागों का प्रमुख होगा, ये मंत्रालय का प्रमुख नहीं होगा। इसी तरीके से हम देखेंगे उप मंत्री क्या होता है। उप मंत्री एक ऐसा मंत्री जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का सहायक होता है। राज्य मंत्री का सहायक होता है, उपमंत्री कहलाता है। ये दोनों के बीच की हम कहें कड़ी होगा, ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, इन दोनों के बीच की जो कड़ी होगा वो उपमंत्री होगा। तो ये तीन टर्मोलॉजी। अब हम यहीं पर एक छोटा सा देख लेते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, एक ऐसा मंत्री जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन वह मंत्रालय का प्रमुख नहीं होगा, लेकिन वह मंत्रालय का
प्रमुख नहीं होता है। और उसके मंत्रालय में कोई भी कैबिनेट मंत्री नहीं होगा, मतलब कि इसके मंत्रालय में कोई भी कैबिनेट मंत्री भी नहीं होगा। और इसी में देखेंगे कि ये मंत्रिमंडल की जो बैठक होगी, मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग नहीं ले सकता, अधिकार पूर्वक भाग नहीं ले सकता, लेकिन बुलाए जाने पर ये मंत्रिमंडल की बैठक में भी भाग लेगा। तो ये कुछ टर्मोलॉजी थी। प्रधानमंत्री के बारे में देखा, उप प्रधानमंत्री के बारे में देखा, कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री क्या होते हैं, उप मंत्री क्या होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होते हैं, ये वर्तमान समय में अस्तित्व में होते हैं। तो ये न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, तो इनको समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो हम देखेंगे कि ये करंट सिनेरियो से जोड़ के हम लोगों ने इसको जो टर्मोलॉजी न्यूज़पेपर्स में आती है उसको समझने का प्रयास किया। हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। इसी से मिलता जुलता एक छोटा टॉपिक है कि हमारा जो मंत्री परिषद होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, उसका साइज क्या होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज क्या होगा, मतलब हम कहें कि मंत्री परिषद का आकार कितना होगा। तो हमारे संविधान में एक संशोधन किया। देखिए, गठबंधन की सरकार चल रही थी। गठबंधन की सरकार में लोग सहयोग इसलिए करते हैं कि उनको कोई मंत्रालय मिल सके। तो संघ सरकार ये प्रावधान करती थी कि जितने ज़्यादा दल होते थे, एक तो हिंदुस्तान में बहुदलीय जो व्यवस्था है, मल्टी पार्टी सिस्टम यहाँ पर प्रचलन में है। तो यहाँ पर जब बहुत सारे दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं, तो उन दलों को संतुष्ट करने के लिए कोई ना कोई मंत्रालय उनको देना पड़ता था। तो बहुत सारे मंत्रालय बन जाते थे, और बहुत सारे जब मंत्रालय बन के तैयार हो जाते थे, तो जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है जो सरकार का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। अब जितने ज़्यादा मंत्री, उनको सैलरी, अलाउंसेस, दुनिया भर का गाड़ी घोड़ा खर्चे, मकान, सब ये सब देना पड़ता। तो हमने देखा कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 91वां संविधान संशोधन होता है 2003 में। इसमें मंत्रिपरिषद का आकार तय किया गया, और मंत्रिपरिषद का जो आकार तय किया गया उसमें कहा गया कि जो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि वो भी उसमें प्रधानमंत्री होगा। तो हम देखते हैं मंत्रिपरिषद का आकार। हम देखेंगे एक संविधान में संशोधन होता है, कौन सा, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन। इसमें क्या प्रावधान किया जाता है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, और इसमें प्रधानमंत्री ऐड होंगे, मतलब प्रधानमंत्री सहित। तो हम देखेंगे कि कुछ इस तरीके का प्रावधान किया गया 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या हम नॉर्मल में बात करें तो, जैसे नए जो 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ जो टोटल मेंबर कितने हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो दी हुई है उसकी बात हम कर रहे हैं तो 550। लेकिन अगर हम यहाँ पर कितने हैं अस्तित्व में, तो 543 में हम देखेंगे तो इसका 15%, इसका 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसका 15% देखेंगे तो जो भी संख्या निकल के आएगी उससे ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती, मतलब मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकती। हम इसी तरीके से इसी संविधान संशोधन से जो निकल के आया हम उसको देख लेते हैं। इस संविधान संशोधन से प्रांतीय मंत्रिपरिषद जो होगी, प्रांतीय का मतलब समझिए ये राज्य स्तर की, स्टेट गवर्नमेंट की बात होगी। प्रांतीय मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या
विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। इसमें भी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री साहब को जोड़ते हुए ये दो फैक्ट थे। हमको ये याद रखना है, जो 91वां संविधान संशोधन हुआ वो 2003 में हुआ। हमने इसकी डेट नहीं लिखी, ये डेट हो गई। 2003 में ये संविधान संशोधन होता है जिसमें लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की बात की गई कि 15% से अधिक नहीं होगी मंत्रिपरिषद का आकार। और इसी तरीके से प्रांत में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा, इसकी बात की। तो यहीं पर हम न्यूनतम की भी बात देख लेते हैं कि न्यूनतम कितना साइज हो सकता है। तो हम देखेंगे न्यूनतम किसी भी प्रांत में कम से कम, मिनिमम स्टेट में कम से कम 12 मंत्री अवश्य होने चाहिए। ये सिस्टम है कि न्यूनतम किसी भी राज्य में 12 मंत्री होने ही चाहिए, ये प्रावधान है। तो हम देखेंगे भारत में मंत्रिपरिषद का आकार तो निर्धारित है। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसकी बात की, वो बड़ी संस्था होती जिसमें सभी मंत्री, राज्य मंत्री वगैरह शामिल होते हैं। और इसका सिस्टम तो दिया है कि 15% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन कैबिनेट के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। तो अब हम देख लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति मंत्री कब बन सकता है। बेसिकली अगर हम बात करें किसी व्यक्ति को मंत्री कब बनाया जा सकता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हमने पहले भी बताया कि जो लोकसभा यानी कि सांसद बनने की जो योग्यता, लोकसभा नहीं होगा, सांसद मतलब कि चाहे राज्यसभा से आए चाहे लोकसभा से, सांसद बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति या हो सांसद हो या सांसद बनने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति मंत्री बनाया जा सकता है। अब लेकिन कंडीशन कि अगर सांसद है तब तो कोई बात नहीं, किसी भी सदन से वो आया हो, लोकसभा राज्यसभा से, तो जो सांसद हो, हम देखेंगे मंत्री कोई भी व्यक्ति कब बनेगा, कोई भी नागरिक मंत्री कब बनेगा। तो हम यहां देखेंगे कि सांसद हो या फिर सांसद बनने की योग्यता रखता हो, अब देखिए सांसद होने का मतलब क्या है। अगर वो लोकसभा से आया है तो लोकसभा में जो क्वालिफिकेशन दी हुई होती है, हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे क्या क्वालिफिकेशन होती है। लेकिन हम यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लोकसभा में बनने के लिए 25 वर्ष की आयु, राज्यसभा में नॉमिनेट यानी कि चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष की आयु। तो ये कुछ बेसिक्स हैं कि हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब हम सांसद में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। तो या तो सांसद हो तो या तो इस सदन से आया हो या इस सदन से, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो उसको मंत्री बनाया जा सकता है, ये मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अगर योग्यता रखता हो, यानी कि वो सांसद नहीं है, योग्यता रखने का मतलब यही है कि लाभ का पद धारण न करता हो, दुनिया भर का और सब चीज़ें जो हैं, जैसे हम कहेंगे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, हाँ, और जो उसके एसेट हैं वो उसकी लाइबिलिटी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी जो परिसंपत्तियां हैं वो देताओं से ज़्यादा ही होनी चाहिए, कहने का मतलब दिवालिया नहीं होना चाहिए। और उम्र की बात हो गई, तो अगर योग्यता है तो उसे बिना सांसद बने हुए भी 6 माह तक मंत्री बनाया जा सकता है। मतलब अब मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स हैं, कोई साहब एक्स हैं, मिस्टर एक्स, ये सांसद बनने की योग्यता रखते हैं। अब प्रधानमंत्री की नज़र में ये अच्छे, हम कहें कि रक्षा मंत्री साबित हो सकते हैं, रक्षा मंत्री साबित हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री साहब कुछ ऐसा प्रस्ताव करेंगे कि इनको रक्षा मंत्री बना दिया जाए, तो पहले इनको मंत्री बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति इनको मंत्री, रक्षा मंत्री नियुक्त कर देगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये मंत्री बन जाएंगे, लेकिन इनकी जो अवधि होगी 6 माह होगी। अगर ये 6 माह के अंदर अंदर ये किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेते, चाहे लोकसभा में चुन के आ जाएं या राज्यसभा में चुन के आ जाएं या राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर दिए जाएं, इस तरीके के अगर ये
सांसद बन जाते हैं, मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा में पहुंच जाते हैं, तो मिस्टर एक्स जो है वो रक्षा मंत्री बने रहेंगे। कब तक बने रहेंगे? जब तक राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत होते हैं। कहने का मतलब वास्तविकता में प्रधानमंत्री की सहमति के अनुसार, अगर प्रधानमंत्री का जब मन होगा, हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले ये नियुक्ति से संबंधित हम देखें कि सांसद हो या सांसद बनने की योग्यता रखता हो। अगर सांसद बनने की योग्यता रखते हैं तो इस तरीके से ये चुने जा सकते हैं। पहले 6 माह तक, मतलब कोई भी व्यक्ति बिना सांसद बने हुए 6 माह तक मंत्रिपरिषद में यानी कि मंत्री पद तक रह सकता है। ये चीज़ के समझाने का मतलब था। हम इसी के बाद पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं जो हमारे संविधान में दिए हुए हैं। देखिए अनुच्छेद 75(2) क्या कहता है। आर्टिकल 75 क्लॉज 2, 75(2) ये कहता है संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अब इसका मतलब देखिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत शब्द को हमने कल ही एक्सप्लेन किया था कि कैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट होती। और तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का प्रधानमंत्री साहब से, अगर कोई मंत्री है, सपोज करिए कि डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री साहब में मतभेद हो गया। अब मतभेद किसी भी कारण हो सकता है। सपोज करिए कि हम राफेल की बात कर दें कि राफेल की इंपोर्ट से लेकर कोई मतभेद हो गया। ये साहब कहते हैं कि पहले का जो यूपीए की गवर्नमेंट में जो डील थी वो सही है, ये साहब कहते हैं कि नई डील बनाई जाए। उसका कुछ भी मोटिव हो सकता है। भारत में आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है में हवाओं फिजाओं में भ्रष्टाचार है, तो प्रधानमंत्री भी अछूते नहीं रह सकते हैं। तो कहने का मतलब है हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि इनको ये लगता है कि यूपीए की डील सही थी और प्रधानमंत्री को लगता है हम नई डील बनाएंगे, कि नई एग्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मतभेद हो सकता है। अगर मतभेद कुछ इस तरीके से उभर कर आ जाए कि जनता में स्पष्टता दिखने लगे तो पार्टी की छवि खराब हो सकती। तो प्रधानमंत्री साहब कहेंगे राष्ट्रपति जी से कि आप इनको जो है वो हटा दीजिए, या ये व्यक्ति स्वयं ही इस्तीफा दे देगा। तो वास्तविकता में देखेंगे प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति जो ऑन पेपर होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविकता में इसकी प्रैक्टिस कौन करता है? वो प्रधानमंत्री साहब करते हैं। तो हम यहाँ पर एक टर्म और समझेंगे कि मंत्री जो होगा वो व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यों के लिए, ये जो मंत्री होगा व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति, हमने बताया कि व्यवहार में प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। यहां पर देखेंगे हमने इसी चीज को अभी एक्सप्लेन किया कि मंत्री जो होगा वो व्यक्तिगत रूप से अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति व्यवहार में प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहे हैं तो त्याग पत्र दे देगा या उसे हटवा दिया जाएगा। यहाँ पर ये समझने का प्रयास किया। इसके साथ साथ देखें मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व था। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 75 क्लॉज 2, आर्टिकल 75 क्लॉज 2, इसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से संबंधित बातें हैं। अब हम इसी में अगर बात करें आर्टिकल 75 क्लॉज 3
जो है वो मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व कहता है। अब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो प्रधानमंत्री के प्रति होगा या राष्ट्रपति के प्रति, लेकिन जो सामूहिक उत्तरदायित्व होगा वो लोकसभा के प्रति होगा। हम देखते हैं क्या है आर्टिकल 75 क्लॉज 3 75(3) अनुच्छेद 75 क्लॉज 3। तो इसको देख लेते हैं क्या है। हम देखते हैं अनुच्छेद 75 क्लॉज 3। तो हम यहां देखते हैं मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स, इसकी बात की जा रही है। तो हम यहां देखेंगे मंत्रिपरिषद जो होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। लोकसभा के प्रति, विधायिका के लोकसभा बेसिकली हम बात करेंगे तो उसके प्रति उत्तरदायी होगी। तो यहां पर हम देख लेते हैं ये जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है कि सामूहिक कलेक्टिवली। अगर हम यहां पर बात करेंगे कि यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और ये पारित हो जाता है लोकसभा में, तो जो मंत्रिपरिषद होगी उसको संपूर्ण मंत्रिपरिषद को, संपूर्ण काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को त्यागपत्र, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। हम यही बात कर ले, एक मंत्री के खिलाफ, ये फैक्ट है, इसको स्टार नोट जो भी करके करना है, अगर नोट बना रहे हो तो लिख लीजिए, एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ये लोकसभा की नियमावली में वर्णित है। तो हम देखेंगे ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो आर्टिकल 75(3) क्या कहता है, जो मंत्रिपरिषद होगी वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75 क्लॉज 2 क्या कहता है कि जो मंत्री होगा वो राष्ट्रपति के प्रति व्यवहार में प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होगा। मतलब अगर मैंने मतभेद के माध्यम से समझाने का प्रयास किया आर्टिकल 75 और आर्टिकल 75 क्लॉज 2 और क्लॉज 3 को, इनको हमने देखा। यहीं पर एक छोटी सी टर्मोलॉजी और रह जाती है, इसको बारे में भी देख लेते हैं। टर्मोलॉजी है किचन कैबिनेट क्या होती है, बस सुन लीजिए और याद हो जाएंगी। ये इतनी अच्छी चीज़ें हैं, बस एक बार टर्म कहीं लिख लीजिए, अगर नोट्स बना रहे हो पेज वेज में बस टर्मोलॉजी कर दीजिए, बस समझ में आ जाएगी। देखिए किचन कैबिनेट जो है वो देखेंगे अनौपचारिक संगठन है, मतलब इसका कहीं भी वर्णन नहीं है संविधान में, संसद में। तो किचन कैबिनेट अति महत्वपूर्ण जो होगी व्यक्तियों की एक प्रकार से समूह होगा। अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होंगे, पहले यहाँ पर किचन कैबिनेट देख लेते हैं टाइटल। किचन कैबिनेट देखेंगे ये अनौपचारिक संगठन है, संगठन या समूह है। हम देखेंगे प्रधानमंत्री के बहुत क्लोजेस्ट जो पर्सन्स होते हैं, प्रधानमंत्री के बहुत निकटतम व्यक्ति होते हैं, जिनसे प्रधानमंत्री अति महत्वपूर्ण गोपनीय विषयों पर भी चर्चा कर लेता है, तो वो किचन कैबिनेट में आते हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, कहने का मतलब गृह मंत्री हो सकते हैं, रक्षा मंत्री हो सकते हैं, उसके परिवार के सदस्यों में से हो सकते हैं एक दो लोग, सभी लोग नहीं, जिनसे अति गोपनीय से गोपनीय विषय भी प्रधानमंत्री साझा कर सके। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत विश्वास पात्र व्यक्ति होते हैं। अगर हम यहीं पर एक और टर्म देख लें, ये किचन कैबिनेट हो गया, ये एग्जाम में आ चुका है किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट में कोई भी हो सकता है, कोई भी का मतलब आप समझिए उसके परिवार के भी मेंबर हो सकते हैं, उसके दोस्त भी हो सकते हैं जो मंत्री नहीं हों। हम यहीं पर अगर बात करें एक दूसरे टर्म की शैडो कैबिनेट,
देखिए शैडो कैबिनेट जो है ये ब्रिटिश परंपरा है, ब्रिटिश परंपरा में विकसित हुई, मतलब इंग्लैंड में एक प्रकार से अगर हम बात करें। है क्या शैडो कैबिनेट? इस तरीके से काम करती है, जैसे सपोज करिए कि जहां पर द्विदलीय प्रणाली होती है, द्विदलीय प्रणाली। अब जैसे इसमें एग्जांपल दे सकते हैं यूएसए का हम दे दें, यूएस में रिपब्लिकन होते हैं और डेमोक्रेट होते हैं। डेमोक्रेट्स होते हैं। हम देखेंगे कि अगर ये गवर्नमेंट में है, मतलब सत्ता का संचालन रिपब्लिकन के द्वारा किया जा रहा है, तो इसी के समानांतर पैरेलल में, जैसे यहां पर सपोज करिए कि कोई होम मिनिस्टर है, कोई डिफेंस मिनिस्टर, एग्जांपल है, ये मत समझिएगा कि ये वास्तविक है, डिफेंस मिनिस्टर है, उसी तरीके से पैरेलल में इन पर निगरानी रखने के लिए जो विपक्ष होगा, लीड अपोजिशन होगा, वो भी इसी प्रकार से सरकार का गठन कर लेगा। तो जब ये सत्ता का परिवर्तन होगा, यानी कि जब डेमोक्रेट आएंगे गवर्नमेंट के संचालन में, तो जो यहाँ पर होम मिनिस्टर पर नज़र रख रहा होगा, उसके गतिविधियों पर, कार्यों पर नज़र रख रहा होगा, वो होम मिनिस्टर बन जाएगा। तो ये इस तरीके से देख सकते हैं, ये द्विदलीय शासन प्रणाली, जहाँ पर द्विदलीय पद्धति होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, वहाँ पर पाया जाता है। अब भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो भारत में विकसित नहीं हो सकता। बेसिकली देखें तो यूपी में देखेंगे 10-12 पार्टियाँ हो जाती हैं, बिहार में 7-8 पार्टियाँ हो जाती हैं, तो भारत में बहुत सारी पार्टियाँ हैं। तो यहाँ पर ये जो शैडो कैबिनेट है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर सेंट्रल लेवल पर देखें तो इंडिया में भी एनडीए और यूपीए, जैसे एनडीए की गवर्नमेंट चल रही, होम मिनिस्टर हो गए हमारे अमित शाह साहब, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, इसी तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर हो गई निर्मला सीतारमण जी। तो इनके कार्यों और इनके कार्यों पर, मतलब इनके कार्यों पर नज़र रखने के लिए, कैसे शासन का संचालन कर रहा है, क्या कमियां हैं, इनको उजागर करने के लिए, जनता के सम्मुख लाने के लिए, ये भी कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट कर दे कि जब सत्ता का परिवर्तन होगा तो ये होम मिनिस्टर हो जाएंगे, ये डिफेंस मिनिस्टर हो जाएंगे, ये फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएंगे। तो ये छाया मंत्रिमंडल होती है। ये छाया मंत्रिमंडल पढ़ लिया हम लोगों ने। आज की क्लास हम लोग यहीं रोकते हैं। कल की क्लास में हम लोग थोड़ा इसके आगे पढ़ेंगे, एक और पदाधिकारी को पढ़ के, या फिर पहले सांसद के बारे में स्टार्ट करेंगे, संसद के, पार्लियामेंट की, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें हम योग्यताएं बेसिकली देखेंगे जो पीछे अभी तक आगे आगे करते हुए छोड़ के आ रहे थे। यहाँ पर डिटेल में सब कुछ होगा, इसका टेंशन नहीं लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।